गुड मॉर्निंग दोस्तों, दिशा के ऑनलाइन लर्निंग प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। और आज हम साइंस की नेक्स्ट क्लास में जो लास्ट टाइम का टॉपिक मैं आपको बता रहा था संदमन के विषय में। और संदमन मैंने बताया था कि संदमकों के द्वारा जो प्रक्रिया होती है उसे संदमन कहते हैं। और संदमक जो होते हैं वो क्या करते हैं, एंजाइम क्रिया की गति को मंद करते हैं या रोक देते हैं। ठीक है, लास्ट टाइम पे जो बात चल रही थी वो चल रही थी एंजाइम संदमन की, एंजाइम संदमन। और एंजाइम संदमन में मैं आपको संदमन के प्रकार बता रहा था, जिसमें कि पहला प्रकार मैंने आपको बता दिया था प्रतिस्पर्धा संदमन, प्रतिस्पर्धा संदमन। ठीक है, प्रतिस्पर्धा संदमन के विषय में एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर रहा हूं मैं, ठीक उसी के आगे जोड़ेंगे हम। यानी कॉम्पिटिटिव जो क्या था, संदमन था, उसके विषय में हमने बात की थी, जिसमें कि मैंने क्या बताया था आपको, मैंने ये बताया था कि जैसे कि कोई एंजाइम जो है इस प्रकार से है और ये इसका एक्टिव प्लेस है, ये जो है ये सबस्ट्रेट है यानी कि क्या है, अभिकारक है। और ठीक ऐसा ही साइज का क्या है, ये आई है यानी इनहेबिटर है। ठीक है, यानी संदमक है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि प्रतिस्पर्धा संदमन में क्या होता है कि एक तो पहली पॉइंट तो मैंने प्रतिस्पर्धा संदमन में बताया था कि इन दोनों का जो साइज होगा वो एक जैसा होगा, यानी ये समरूपीय होंगे। और ये दो क्या करेंगे, इस सक्रिय स्थल पे जोड़ने के लिए इन दोनों में क्या होगी, प्रतिस्पर्धा होगी। इन दोनों में जोड़ने के लिए क्या होगी, प्रतिस्पर्धा होगी। एक बात और मैंने बताई थी कि अगर प्रतिस्पर्धा संदमन में हम ये चाहते हैं कि संदमक का प्रभाव ना पड़े, तो हमें क्या करनी पड़ेगी, अभिकारक की सांद्रता क्या करनी पड़ेगी, बढ़ानी पड़ेगी। जब अभिकारक की सांद्रता हम बढ़ाएंगे तो उससे क्या होगा कि संदमक के प्रभाव को कम किया जा सकता है। तो इतनी बातें निकल के यहाँ से आ गई थी। ठीक है, ये सारी बातें तो मैंने आपको यहाँ तक बताई थी। अब देखिए प्रतिस्पर्धा संदमन जो है, इसमें वो आपसे एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है, इसी से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन, कि वो आपसे ये पूछ सकता है कि प्रतिस्पर्धा संदमन में वी मैक्स मैंने बताया था अभिक्रिया की अधिकतम दर, और Km जो नियतांक मैंने बताया था, इन दो पे क्या प्रभाव पड़ेगा। एक क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है कि प्रतिस्पर्धा संदमन में Vmax और Km पे क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, Vmax जो है वो क्या है, अभिक्रिया की अधिकतम दर है। अभिक्रिया की क्या है, अधिकतम दर है। और अधिकतम दर है तो सीधी सी बात है Vmax कभी भी नहीं बढ़ेगा, ये बात आपको याद रख लेनी है। अभी मैं संदमन के 3 प्रकार बताने वाला हूँ। ये पहला है प्रतिस्पर्धा संदमन। सब में ये क्वेश्चन निकल के आएगा कि Vmax पे क्या प्रभाव पड़ेगा और Km पे क्या प्रभाव पड़ेगा। Km क्या होता है, अभिकारक की सांद्रता होती है, अभिकारक की सांद्रता का मान होता है जो मैंने आपको पहले बताया। और Vmax क्या होती है, अभिक्रिया की अधिकतम दर होती है। जब Vmax अधिकतम दर है तो सीधी बात है वो कम हो सकती है लेकिन बढ़ नहीं सकती, क्योंकि मैक्सिमम है। Vmax पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो सीधी सी बात है, क्योंकि इसमें हमें क्या है, ये ऑप्शन है कि अगर हम क्या करें, अभिकारक की मात्रा बढ़ा दें तो संदमक का प्रभाव हम क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो Vmax जो होगा वो क्या रहेगा, सेम यानी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी घटेगा नहीं। अगर हमने क्या कर दिया, अभिकारक की सांद्रता बढ़ा दी, तो अभिकारक की सांद्रता बढ़ाने से संदमक का प्रभाव रुक गया। और जब संदमक का प्रभाव रुक गया तो फिर अभिक्रिया की दर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी अभिक्रिया की अधिकतम दर वही रहेगी, यानी Vmax क्या रहेगा, सेम रहेगा। ये क्या रहेगा, सेम रहेगा। किस कंडीशन में, प्रतिस्पर्धा संदमन में Vmax क्या रहेगा, सेम, क्योंकि यहाँ पे हम पे ऑप्शन है कि हमें सांद्रता बढ़ाने का ऑप्शन मौजूद है। दूसरी बात, Km पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो Km क्या होती है, अभिकारक की सांद्रता। तो अभिकारक की सांद्रता हमें इसमें बढ़ानी पड़ रही है। अगर हम संदमक के प्रभाव को से बचना चाहते हैं तो हमें अभिकारक की सांद्रता बढ़ानी पड़ रही है, इसलिए हम बोलेंगे Km क्या होगा, बढ़ेगा। ये सारे आपको समझने हैं। अभी 3 प्रकार के संदमन, फिर मैं तीनों को बताऊंगा एक साथ। प्रतिस्पर्धा संदमन में Vmax सेम रहेगा और Km जो है ये बढ़ेगा, क्योंकि Km जो होता है वो अभिकारक की सांद्रता होती है। तो संदमक के प्रभाव को अगर घटाना है तो अभिकारक की सांद्रता बढ़ानी है, इसलिए ये बढ़ेगा। और ये सेम रहेगा, क्योंकि जब आपने संदमक के प्रभाव को समाप्त कर दिया तो इसका मतलब है कि अभिक्रिया की दर क्या होगी, जो अधिकतम है उतनी ही रहेगी, उससे ज़्यादा तो बढ़ नहीं सकती, लेकिन घटेगी भी नहीं, क्योंकि आपने क्या कर दिया, संदमक के प्रभाव को समाप्त कर दिया है। तो ये बात आपको क्या रखनी है, याद रखनी है इसमें। अब मैं इसके 2 प्रकार आज आपको संदमन के और बताने वाला हूँ। अभी तक मैंने कौन सा बताया, कॉम्पिटेटिव, कौन सा बताया, कॉम्पिटेटिव। प्रतिस्पर्धा संदमन को क्या कह रहे थे, कॉम्पिटेटिव संदमन कह रहे थे हम। अच्छा, अब सेकंड और थर्ड में प्रकार बताने वाला हूँ, फिर तीनों का एक बार हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे कि तीनों में हमने क्या सीखा संदमन में। दूसरा टाइप जो होता है कॉम्पिटिटिव के बाद सेकंड, इसे बोलते हैं नॉन कॉम्पिटिटिव, नॉन
कॉम्पिटिटिव संदमन। याद रखना मैं हिंदी में नहीं लिखा रहा, ऐसे नॉन कॉम्पिटिटिव ही लिखा रहा हूं मैं, इस वजह से क्योंकि अभी जब मैं तीसरा कराऊंगा तो वह है अनकॉम्पिटिटिव। अब हिंदी में लगभग सेम मतलब होता है नॉन कॉम्पिटिटिव का और अनकॉम्पिटिटिव का, लेकिन ये इंग्लिश में अलग है, इसलिए इंग्लिश में ही नाम आपको याद रखना है। वो था कॉम्पिटिटिव, ये कौन सा है, नॉन कॉम्पिटिटिव संदमन। ये किस प्रकार से होता है इसके विषय में आपको देखना है कि ये किस प्रकार से होता है। चित्र के माध्यम से मैं आपको इसे बताने की कोशिश कर रहा हूं। इस प्रकार से इसे बना लेते हैं हम। ये बनाया मैंने, एक एंजाइम बनाया, ठीक है, ये एंजाइम है। ये वाला तो आपको पता ही है कि एक्टिव प्लेस होता है। इन प्लेस के विषय में भी हम बात करेंगे, कुछ एंजाइमों में मौजूद होता है, ठीक है, कुछ एंजाइमों में ये मौजूद होगा। अभी इस पे आपको ध्यान नहीं देना है, इसके विषय में मैं आपको बताऊंगा। ये एक्टिव प्लेस हो गया। दूसरी बात, ये जो हो गया ये क्या है, सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट यानी कि अभिकारक हो गया। और तीसरा अगर हम देखें, ये जो हो गया ये इनहेबिटर हो गया यानी संदमक हो गया। इसमें एक बात क्लियर हो रही है, जो हमने पढ़ा था इससे पहले प्रतिस्पर्धा संदमन, उसमें क्या था, अभिकारक का और संदमक का आकार एक जैसा था, समवृत्तीय थे दोनों। लेकिन इसमें हमें देखने को मिल रहा है कि अभिकारक और जो संदमक है इन दोनों का आकार सेम नहीं होता है। पहला पॉइंट तो निकल गया है। जब ये सेम नहीं होगा तो सीधी सी बात है कि इनमें एक्टिव प्लेस पे जुड़ने के लिए कोई प्रतिस्पर्धा नहीं होगी, इसलिए ये नॉन कॉम्पिटिटिव हो गया। दो बात समझनी है आपको। पहला पॉइंट तो ये निकल के आया, प्रतिस्पर्धा संदमक में अभिकारक का आकार और संदमक का आकार जो था समवृत्तीय था। लेकिन इसमें देख रहे हो आपकी आकार अलग बनाया है मैंने, क्योंकि इसमें आकार अलग होता है, इसलिए कोई भी प्रतिस्पर्धा यहाँ पे जुड़ने के लिए नहीं होती है, ठीक है। दो पॉइंट निकल के आ गए। इसलिए क्या होगा, जब इसका हम रिजल्ट देखेंगे तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे आके तो कौन जुड़ेगा, अभिकारक जुड़ेगा। जो ये अभिकारक है वो एक्टिव प्लेस पे आके जुड़ेगा, और जो ये संदमक है वो जुड़ेगा तो सही, लेकिन वो एंजाइम के अन्य स्थानों पे जुड़ेगा, यानी एक्टिव प्लेस पे नहीं जुड़ रहा, बल्कि किसी क्या कर रहा है, अन्य स्थान पे जुड़ रहा है, ठीक है। इस अन्य स्थान की बात भी हमें आगे करनी है। इसे कहते हैं क्या, एलोस्टेरिक। क्या कहते हैं, एलोस्टेरिक प्लेस कहते हैं इन्हें। जो अन्य स्थान होते हैं इन्हें क्या कहते हैं, एलोस्टेरिक। ये मैं अभी आगे आपको बताऊंगा, लेकिन अभी आपको केवल इतना याद रखना है, एलोस्टेरिक प्लेस कहते हैं जो क्या होते हैं, एक्टिव प्लेस के अलावा जो स्थान होते हैं। किन एंजाइमों में होते हैं वो बात भी आगे निकल के आ जाएगी, आपको समझ भी आ जाएगी। लेकिन यहाँ पे मैंने क्या बताया आपको, मैंने ये बताया कि ये एंजाइम था, ये अभिकारक था, और ये क्या था, संदमक था। अभिकारक और संदमक का आकार अलग अलग था, इसलिए एक्टिव प्लेस में जुड़ने के लिए इनमें कोई प्रतिस्पर्धा नहीं थी, ठीक है। इसलिए यहाँ पे तो जुड़ेगा कौन सा, सबस्ट्रेट, अभिकारक, और अन्य स्थानों पे जुड़ जाएगा कौन, संदमक। एंजाइम के अन्य स्थानों पे क्या होगा, संदमक जुड़ जाएगा। यानी मैं यहाँ पे एक पॉइंट लिख भी सकता हूँ कि इस वाले में नॉन कॉम्पिटिटिव संदमन में होता क्या है कि जो संदमक होता है, संदमक एंजाइम के अन्य स्थानों पर, और इन अन्य स्थानों को क्या कहते हैं, एलोस्टेरिक प्लेस, एलोस्टेरिक स्थल पर जुड़ता है। अब ध्यान से समझना, ये इतनी बात तो आपको समझ आ गई, इतना अंतर समझ में आ गया। अब इसके यहां जुड़ने से क्या होगा, क्रिया ये कौन सी चल रही, संदमन की। संदमन की क्रिया क्या है, जिसमें एंजाइम क्रिया क्या हो जाए, धीमी हो जाए। तो धीमी कैसे करेगा, क्योंकि एक्टिव प्लेस पे तो जुड़ा नहीं, एक्टिव प्लेस पे तो क्या जुड़ा है, अभिकारक ही जुड़ा, लेकिन एंजाइम में आके तो ये जुड़ गया, इसलिए एंजाइम क्रिया को तो ये प्रभावित करने वाला है, भले ही ये एक्टिव प्लेस पे ना जुड़ा हो। होगा क्या कि ये एक्टिव प्लेस पे तो नहीं जुड़ा, लेकिन संदमक कहीं ना कहीं एंजाइम के दूसरे भागों में जुड़ गया, और दूसरे भागों में जब ये जुड़ेगा तो दूसरे भागों में जुड़ने के बाद क्या हो जाता है कि एंजाइम क्या होंगे, रासायनिक दृष्टि से क्या होंगे, प्रोटीन होंगे,
और प्रोटीन जब होंगे तो ये अपनी कौन सी संरचना बनाएंगे, तृतीयक संरचना बनाएंगे। और तृतीयक संरचना जब बनाएंगे तो ये फिर एंजाइम की क्रिया को क्या कर देगा, प्रभावित कर देगा, क्योंकि इसकी संरचना में अब कौन आ चुका है, संदमक आ चुका है, यानी एंजाइम क्रिया को ये क्या करेगा, धीमा करेगा। तो इस प्रकार के, क्योंकि प्रतिस्पर्धा जुड़ने के लिए कुछ नहीं हुई, तो इस प्रकार के संदमन को क्या कहते हैं, नॉन कॉम्पिटिटिव संदमन कहते हैं। एक बात तो ये निकल के आई। दूसरी बात, इसमें अगर हम क्या करें, अभिकारक की मात्रा बढ़ा भी दें तो भी हम इस संदमन को नहीं रोक सकते। क्यों? क्योंकि अभिकारक की मात्रा बढ़ाने से यहाँ कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि अभिकारक को जहां जुड़ना है, अभिकारक तो हमेशा किस पे जुड़ता है, एक्टिव साइट पे जुड़ता है। तो एक्टिव साइट पे अभिकारक उतना ही जुड़ेगा जितना यहाँ पे ये साइट क्या होगी, खाली होगी। तो हमें सांद्रता बढ़ा के इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। सांद्रता बढ़ा के हम इस संदमक के जो प्रभाव हैं उन्हें रोक नहीं सकते। अब देखिए यहाँ से इसके विषय में इसका एग्जाम्पल पूछता हो आपसे कि ये बताओ नॉन कॉम्पिटिटिव संदमन जो है, इसका जो है एक एग्जाम्पल कौन सा होगा। तो इसका जो होगा साइनाइड जो होता है, साइनाइड जो होगा वो एक संदमक का काम करेगा एक एंजाइम के लिए जिसका नाम है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। कौन सा? साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। ये क्या है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज? ये एक एंजाइम है और इसके लिए साइनाइड क्या करता है, इसी प्रकार के संदमक का काम करता है, यानी कि उसके एलोस्टेरिक प्लेस पे आके जुड़ जाता है और एंजाइम क्रिया को क्या कर देता है, धीमा कर देता है। तो ये तो इसका क्या हो गया, एग्जाम्पल हो गया। दूसरा, नोट बना के जो मैंने आपको पॉइंट बताया, नोट बना के आपको एक पॉइंट और लिखना है। नोट बना के आपको ये लिखना है कि नॉन कॉम्पिटिटिव जो संदमन होगा इसमें अभिकारक की सांद्रता को बढ़ा के इसके प्रभाव को कम नहीं किया जा सकता है, यानी कि जो सबस्ट्रेट की सांद्रता बढ़ाकर संदमन के प्रभाव को कम नहीं किया जा सकता। ठीक है, कम नहीं किया जा सकता। जबकि उस वाले में प्रतिस्पर्धा हो रही थी, क्योंकि और दोनों ने जुड़ना था एक ही जगह पे, तो वहां पे तो सांद्रता बढ़ा के क्या कर रहे थे, हम संदमन के प्रभाव को कम कर सक रहे थे। लेकिन इसमें यहाँ पे उसने जुड़ना ही नहीं है, इसलिए इसके सांद्रता बढ़ा के कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। एक नोट में ये निकल के आ गया। अब यहाँ से फिर से वो क्वेश्चन बन जाएंगे, कौन से? वो बोलेगा कि नॉन कॉम्पिटिटिव जो ये संदमन दिखा आपको, इसमें आप बताओ कि वी मैक्स पे क्या प्रभाव पड़ेगा और जो आपका होता है क्या के एम, इस पे क्या प्रभाव पड़ेगा, के एम और वी मैक्स पे क्या प्रभाव पड़ेगा, ये आपको देखना है यहाँ पे। अब ध्यान से देखिए, ना तो आपको समझ में नहीं आएगा, ना तो ये रटना पड़ेगा वी मैक्स और के एम वाला प्रभाव। जो कौन सा हो रहा था, प्रतिस्पर्धा संदमन हो रहा था। प्रतिस्पर्धा संदमन में हम पे एक ऑप्शन था कि हम अभिकारक की सांद्रता को बढ़ाएं और संदमक के प्रभाव को रोक दें। जब संदमक का प्रभाव रुक जाता तब तो वी मैक्सिमम सेम रहता, लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम पे वो ऑप्शन नहीं है, यानी हम अभिकारक की सांद्रता बढ़ाएंगे तो भी कोई संदमक की जो प्रभाव है उसे कम नहीं कर सकते हम। जब संदमक के प्रभाव को कम नहीं कर सकते तो संदमन होगा ही होगा, यानी अभिक्रिया क्या होगी, धीमी होगी। अभिक्रिया धीमी होगी अगर, तो वी मैक्स क्या होगा, ज़्यादा होगा या कम? वी मैक्स अधिकतम होता है, ज़्यादा तो हो नहीं सकता। लेकिन यहाँ पे अभिक्रिया की दर क्या हो जाएगी, कम, क्योंकि संदमक ने अपना प्रभाव दिखा दिया। तो इसलिए वी मैक्स जो हो जाएगा, ये क्या लिखेंगे हम, घटेगा। वी मैक्स क्या होगा, घटेगा। तो वी मैक्स का मान जो होगा यहाँ पे घटेगा, आपको समझ में आएगा। वहाँ पे क्यों नहीं घटेगा और यहाँ पे क्यों घटेगा, यहाँ पे आपको पता लग गया होगा। और दूसरी बात आपको क्या रखना है, के एम पे क्या प्रभाव पड़ेगा। अभिकारक की सांद्रता में यहाँ बढ़ा सकते थे, नहीं बढ़ा सकते, तो ये के एम का मान क्या रहेगा, सेम रहेगा। के एम का मान क्या रहेगा, सेम रहेगा। वी मैक्स तो घटेगा और के एम का मान क्या रहेगा, सेम रहेगा, क्योंकि हम यहाँ पे क्या करेंगे, सांद्रता बढ़ा के कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए के एम का मान सेम रहेगा, जबकि क्या रहेगा, वी मैक्स घटेगा। या तो ये आपको समझ लेना है, ना तो ये चीज़ें याद रखनी है। और ये आप समझ गए होंगे कि कॉम्पिटिटिव और इसमें अंतर क्या है। कॉम्पिटिटिव में एक तो क्या हो रहा था, अभिकारक वगैरह का आकार सेम आ रहा था, और दूसरी बात यहाँ पे निकल के आ रही थी कि अभिकारक की सांद्रता बढ़ा के वहाँ पे तो हम संदमक के प्रभाव को कम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे उसके प्रभाव को कम नहीं कर सकते हैं। अब तीसरा भी देख लेते हैं, फिर तीनों को मैं साथ में बताता हूँ कि हमने तीनों से क्या सीखा। ठीक है, तीसरे प्रकार का भी मैं आपको बताता हूँ संदमन, जिसको बोलते हैं अनकॉम्पिटिटिव। ठीक है, तीसरा हो जाएगा अनकॉम्पिटिटिव। कॉम्पिटिटिव संदमन।
अनकॉम्पिटिटिव संदमन, वो था नॉन कॉम्पिटिटिव, ये है अनकॉम्पिटिटिव। अब इनमें अंतर क्या है इसे हमें देखना है थोड़ा सा, इस अंतर को हमें थोड़ा सा देखना है। अनकॉम्पिटिटिव संदमन को क्या होता है, जैसे कि अनकॉम्पिटिटिव संदमन को अगर मैं बताऊं तो ये क्या हो गया, एंजाइम हो गया, ये एंजाइम का एक्टिव प्लेस हो गया, ये जो है ये हो गया है आपका सबस्ट्रेट यानी क्या, अभिकारक। तो ये अनकॉम्पिटिटिव जो होता है वो किस प्रकार से होता है कि ये सबस्ट्रेट था और आगे जाके क्या हुआ कि इस प्रकार से हमने देखा कि यहाँ पे जाके क्या हुआ, सबस्ट्रेट जुड़ गया। सबस्ट्रेट जुड़ गया तो ये कौन सा संकुल बन गया, एंजाइम सबस्ट्रेट संकुल। ठीक हो गया, संकुल मतलब कॉम्प्लेक्स। ऐसा ही जैसा सेम होता ही था, जैसा हमने संदमक की प्रक्रिया सामान्य देखी थी वैसा हो जाएगा। अब इसके बाद क्या होगा, शुरुआत में तो कोई दिक्कत नहीं हुई, यानी एंजाइम में सबस्ट्रेट जुड़ गया और एक एंजाइम सबस्ट्रेट संकुल का निर्माण हो गया। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद आगे जाके अब इसमें क्या जुड़ेगा, संदमक जुड़ेगा। और संदमक सेम वही वाली कंडीशन यहाँ पे हो जाएगी कि संदमक जब जुड़ेगा इस टाइप की कंडीशन है। ये तो है एक्टिव प्लेस, यहाँ पे तो जुड़ा है क्या, सबस्ट्रेट, और जो ये आई है वो इन वाली जगहों पे जुड़ जाएगा। जो अन्य स्थान है इनमें क्या हो जाएगा, ये संदमक जुड़ गया और एक संकुल बन गया जिसे अब बोलेंगे हम ESI संकुल, यानी एंजाइम सबस्ट्रेट और इनहेबिटर संकुल, यानी कि एंजाइम अभिकारक जो संदमक संकुल, इस प्रकार का संकुल बन जाता है बाद में। और जब इस प्रकार का संकुल बन जाता है तो ये क्या करता है, ये इनहेबिटर संदमक क्या करता है, इसके बाद ना किसी सबस्ट्रेट को अब ये जुड़ने देगा, अब किसी भी सबस्ट्रेट को ये इसमें जुड़ने नहीं देगा, और साथ ही साथ एंजाइम की जो गति है, क्रिया है, उसको घटाएगा। नया सबस्ट्रेट नहीं जुड़ने देगा, ये बात आपको ध्यान से सुननी है। ये अब क्या प्रभाव पड़ेगा, जब ये संकुल बन जाएगा तो ये आई क्या काम करेगा, यहाँ पे ये संदमक क्या काम करेगा, नए सबस्ट्रेट को जुड़ने नहीं देगा, एक पॉइंट तो ये है, और दूसरा एंजाइम क्रिया को, गति को घटाएगा। ठीक है, इस टाइप का ये संकुल हो जाता है। यानी कि ये भी पूछ सकता है कि कौन से वाले संदमन में ESI संकुल का निर्माण होता है, तो आपको क्या करना है, अनकॉम्पिटिटिव संदमन में क्या होता है, ESI संकुल का निर्माण होता है। ठीक है, ESI संकुल का निर्माण होता है। अब यहाँ से वो अगर पूछ ले कि इसमें Vmax पे क्या प्रभाव पड़ेगा और Km पे क्या प्रभाव पड़ेगा, Vmax पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो सिंपल सी बात है, Vmax जो है अभिक्रिया की अधिकतम दर है, अभिक्रिया की अधिकतम दर है। अब अधिकतम दर जो है मैंने बताया कि यहाँ पे ये जुड़ चुका है, नए सबस्ट्रेट को ये जुड़ने नहीं दे रहा, और साथ में अभिक्रिया की गति को क्या कर रहा है, घटा रहा है। क्योंकि यहाँ पे वहाँ पे तो संदमक प्रभावित नहीं हुआ था, किसमें, प्रतिस्पर्धा वाले में, सेकंड वाले में उसने प्रभावित किया, तो सिंपल है कि Vmax घटेगा। यहाँ पे भी इसने क्या कर दिया, संदमक ने प्रभावित कर दिया, तो Vmax क्या होगा, घटेगा। और दूसरी बात यहाँ पे आ रही है Km यानी कि अभिकारक की सांद्रता। अभिकारक की सांद्रता क्या हो रही है कि अब जब यहाँ पे जुड़ गया और जब ये ESI संकुल बन गया, तो मैंने आपको बताया कि ये सबस्ट्रेट को, नए सबस्ट्रेट को नहीं जुड़ने देता है। जब ये नए सबस्ट्रेट को नहीं जुड़ने देगा तो Km का मान भी क्या होगा, घटेगा। Km का मान भी क्या होगा, घटेगा। ठीक है, तो ये तीन हो गए। अब इन तीनों को एक बारी में फिर से बता दे रहा हूँ मैं, जो तीन संदमन मैंने बताया है यहाँ पे आप उसको समझ लो, तीनों को एक साथ में बता दे रहा हूँ, तीनों बातों को एक साथ भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, उसे आपको समझना है। फिर हम और आगे चलते हैं, आगे की बात करते हैं। ठीक है, संदमन फिर पूरा हो गया। मैंने आपको बता रहा था संदमन के विषय में, और संदमन में मैंने तीन बताए। एक तो था प्रतिस्पर्धा, प्रतिस्पर्धा या सीधे इंग्लिश में लिख देते हैं इन्हें, कॉम्पिटिटिव संदमन। दूसरा जो था वो था नॉन कॉम्पिटिटिव संदमन, और तीसरा जो था ये था अनकॉम्पिटिटिव
कॉम्पिटिटिव संदमन। अब देखिए बहुत ध्यान से आपको समझना है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। कॉम्पिटिटिव संदमन में एक पॉइंट क्या निकल के आया था? पहला पॉइंट ये निकल के आया था कि अभिकारक और संदमक का आकार समान। ये बात निकल के आई थी। प्रतिस्पर्धा वाले में आकार क्या था? समान था। दूसरा पॉइंट क्या निकल के आया था? अभिकारक और संदमक का आकार समान था। और दूसरी बात निकल के आई थी कि सक्रिय स्थल पर जुड़ने के लिए ये मैं आप शॉर्ट में लिख रहा हूं, अभिकारक व इनहिबिटर में प्रतिस्पर्धा। और तीसरा पॉइंट जो निकल के आया था, अभिकारक की सांद्रता बढ़ाकर संदमक का प्रभाव रोका जा सकता है। इतनी बात निकल के आई थी। फाइनल क्या निकल के आया था कि यहाँ पे Vmax जो होगा, क्योंकि हमने प्रभाव रोक दिया इसलिए Vmax क्या होगा? सेम रहेगा, समान रहेगा। और Km जो है, Km का मान बढ़ेगा क्योंकि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? अभिकारक की सांद्रता बढ़ा रहे हैं। अभिकारक की सांद्रता हम इसलिए बढ़ा रहे हैं ताकि संदमक का कोई प्रभाव न पड़े। ये 4 पॉइंट। क्या? अभिकारक और संदमक का आकार समान था, सक्रिय स्थल पर जुड़ने के लिए अभिकारक और संदमक में प्रतिस्पर्धा थी, जो अभिकारक की सांद्रता बढ़ा के संदमक के प्रभाव को रोका जा सकता था। Vmax सेम रहेगा और Km बढ़ेगा। नॉन कॉम्पिटिटिव में निकल के आया था पहला पॉइंट कि एक तो निकल के आया था अभिकारक और संदमक का आकार कैसा था? भिन्न। दूसरा पॉइंट क्या निकल के आया था कि जो ये संदमक था I, यह एंजाइम के अन्य स्थल पर जुड़ेगा। अन्य स्थल पे यानी सक्रिय स्थल पे नहीं जुड़ रहा था, अन्य स्थल पे जुड़ रहा था, जिससे तृतीयक संरचना में क्या आ रहा था? परिवर्तन आ रहा था। और लास्ट पॉइंट क्या आया था कि ऐसे में जो Vmax है, क्योंकि इसने अपना प्रभाव दिखा दिया संदमक ने, तो Vmax घटेगा, जबकि Km जो है इस पर हम कोई बदलाव नहीं कर सकते, इसलिए ये क्या रहेगा? सेम रहेगा। इतनी बात निकल के आ रही थी। और अनकॉम्पिटिटिव में जो हमने देखा, अनकॉम्पिटिटिव के बारे में, इसमें एक बात ये निकल के आई, पहला पॉइंट कि ESI संकुल का निर्माण। और दूसरा हमने देखा कि यहाँ पे Vmax और Km ये दोनों क्या होंगे? घटेंगे। तो ये वाला लास्ट में आपको ये वाली सारणी याद रख लेनी है। इतनी बात आपको याद रख लेनी है। NCERT 11-12 की देखोगे तो उसने संदमन का केवल एक ही प्रकार बताया है, वो प्रतिस्पर्धा संदमन की बात करता है केवल, लेकिन मैंने आपको 2 और भी बता दिए। ठीक है, अब NCERT 11-12 की पढ़ोगे तो प्रतिस्पर्धा संदमन को बताता है, लेकिन उसमें Vmax और Km पे क्या प्रभाव पड़ेगा ये नहीं बताता। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि व्यवहारिक जो क्वेश्चन होते हैं, यानी कि जो उसको अप्लाइड किया जाएगा, उनसे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो ये तीनों चीज़ें कोई कठिन नहीं है, ये तीनों चीज़ें आपको देख लेनी है, ऐसी सारणी अच्छे से नोट्स में बना लेनी है। और ये तीनों चीज़ें आपको याद नहीं है, कब घटेगा कब नहीं घटेगा, क्यों घटेगा, ये मैंने पीछे बता दिया आपको। तो वीडियो को आप वापस करके देख सकते हो अगर समझ में ना आया हो, और इन चीज़ों को देख सकते हो। ये मैंने आपको बता दिया क्या, संदमन के विषय में, कि एंजाइम में संदमन किस प्रकार से होता है। तो ये संदमन आपको एक बारी इतना देख लेना है। ठीक है, अब मैं इससे आगे कुछ चीज़ें बता रहा हूँ एंजाइम के बारे में। संदमन पूरा हो गया, संदमन वाला पूरा हो गया। एंजाइम से जुड़ी हुई और जो धारणाएं हैं उनके विषय में बात कर रहा हूँ। इतनी ही चीज़ आपको याद रखनी है, बढ़िया सा नोट्स बना लेना। आखिर में आप बार बार इसे पढ़ोगे तो आपको इतनी बातें याद रह जाएंगी, कम से कम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टिक करने के लिए बातें जितनी होनी चाहिए उतनी याद हो जाएंगी। अब देखिए, इससे थोड़ा आगे की बात कर लेते हैं हम। ये तो हमने संदमन पढ़ लिया, और अब संदमन से आगे हम कुछ चीज़ें देखते हैं एंजाइम से जुड़ी हुई और चीज़ें।
जैसे अब अगली हेडिंग जो आपको बनानी है वो बनानी है एलोस्टेरिक एंजाइम्स। एलोस्टेरिक एंजाइम्स यानी कि आपसे सीधे पूछ सकता है कि एलोस्टेरिक एंजाइम्स क्या होते हैं। एलोस्टेरिक एंजाइम्स क्या होते हैं, इसके विषय में मैं आपको बता रहा हूँ कि एलोस्टेरिक एंजाइम्स क्या होते हैं, उनके विषय में बता रहा हूँ। देखिए, इसको मैं एक चित्र के माध्यम से आपको बताता हूँ। ये मैंने एक एंजाइम का क्या बनाया, एक एंजाइम का चित्र बनाया। ये वाला एक्टिव प्लेस है जहाँ पे किसने जुड़ना है, सबस्ट्रेट ने जुड़ना है यानी अभिकारक ने जुड़ना है। एक्टिव प्लेस सब में होता है। इसके अलावा क्या है, इसमें ये वाले प्लेस भी दिख रहे हैं, 1 2 अन्य स्थान भी दिख रहे हैं। इन्हीं को क्या कहते हैं, एलोस्टेरिक स्थल कहते हैं। एलोस्टेरिक स्थल, ठीक है, पूरा ही कैपिटल में लिख देता हूँ मैं, एलोस्टेरिक स्थल हो गए ये वाले। ठीक हो गया, ये तो एक्टिव साइट हो गई और ये एलोस्टेरिक स्थल हो गए। ऐसा जरूरी नहीं होता कि हर एंजाइम में एलोस्टेरिक स्थल भी हो, ठीक है। तो ऐसे एंजाइम जिनमें सक्रिय स्थल के अतिरिक्त एलोस्टेरिक स्थल भी मौजूद हों, उन एंजाइम को क्या कहते हैं, एलोस्टेरिक एंजाइम कहते हैं। ये बात क्लियर हो गई। यानी कि यहां पे लिख दे रहा हूं मैं, ऐसे एंजाइम जिनमें सक्रिय यानी एक्टिव साइट, सक्रिय स्थल के अलावा एलोस्टेरिक स्थल उपस्थित हों, उन्हें क्या कहते हैं, एलोस्टेरिक एंजाइम कहते हैं। इतनी बात आपको लिख देनी है, ठीक है। इन्हें क्या कहते हैं, एलोस्टेरिक एंजाइम कहते हैं। अच्छा, इतनी बात भी समझ में आ गई आपको, यानी इसकी परिभाषा तो आप समझ गए कि एलोस्टेरिक एंजाइम क्या होते हैं, जिनमें क्या होगा, एक्टिव प्लेस के अलावा और प्लेस होंगे जिन्हें क्या कहते हैं, एलोस्टेरिक प्लेस कहते हैं। वो भी अगर होंगे तो एलोस्टेरिक एंजाइम हो गया, ठीक है। इसके एग्जाम्पल पूछ सकता है कि ऐसे कौन से एंजाइम हैं जिनमें कि ये अन्य स्पेस जिसको एलोस्टेरिक प्लेस हम कह रहे हैं ये मौजूद होता है। तो एक तो आपको हेक्सोकाइनेज याद रखना है। कौन सा, हेक्सोकाइनेज, ठीक है। हेक्सोकाइनेज क्या है, एक एंजाइम है। किस प्रकार का एंजाइम है, एलोस्टेरिक एंजाइम है। यानी उसमें भी क्या होते होंगे, एलोस्टेरिक क्या होते होंगे, स्थल मौजूद होते होंगे, ठीक है। हेक्सोकाइनेज आपने याद रख लिया। इसमें एक एग्जांपल और भी एग्जांपल है, आप फेमस एग्जांपल हेक्सोकाइनेज है, आप इतना याद रख लिया आपने। अब दूसरी बात मैं आपको बताने जा रहा हूं यहाँ पे, किसके बारे में, इसी से जुड़ी हुई एक शब्दावली और, एलोस्टेरिक मॉड्यूलेटर्स। एलोस्टेरिक मॉड्यूलेटर्स को कहते हैं, एलोस्टेरिक को तो एलोस्टेरिक ही लिखा होगा, इसको बोलते हैं नियामक। इसे क्या कहते हैं, मॉड्यूलेटर का मतलब हो गया नियामक। एलोस्टेरिक नियामक या मॉड्यूलेटर्स। अब एलोस्टेरिक मॉड्यूलेटर्स क्या होते हैं, देखिए, हमेशा जो ये एक्टिव प्लेस है, एंजाइम का जो एक्टिव प्लेस है, यहाँ पे तो हमेशा आके जुड़ेगा कौन, सबस्ट्रेट। यहाँ पे आके जुड़ेगा अभिकारक। और जो ये एलोस्टेरिक स्थल है, यहाँ पे आके जो यौगिक जुड़ेंगे उन्हें हम कहते हैं एलोस्टेरिक मॉड्यूलेटर्स। उन्हें क्या कहते हैं हम, एलोस्टेरिक मॉड्यूलेटर्स कहते हैं। जो भी कहाँ पे आके जुड़ते हैं, एलोस्टेरिक प्लेस पे आके जुड़ते हैं एंजाइम के, वे यौगिक क्या कहलाते हैं, एलोस्टेरिक मॉड्यूलेटर्स या नियामक कहलाते हैं। इसके आगे आपको लिख भी देना है, क्या है ये, जो यौगिक एलोस्टेरिक स्थल पर आकर जुड़ते हैं,
ठीक है, वो क्या कहलाते हैं, एलोस्टेरिक मॉड्यूलेटर्स कहलाते हैं। ठीक है, ये बात भी आपको पता लग गई। यानी यहाँ पे तो आके जुड़ेगा अभिकारक और यहाँ पे आके जो जुड़ेंगे उनको क्या कहेंगे, एलोस्टेरिक क्या कहेंगे, मॉड्यूलेटर कहेंगे। ठीक है, तो एलोस्टेरिक मॉड्यूलेटर आपको समझ में आ गया कि एलोस्टेरिक मॉड्यूलेटर जो इन एलोस्टेरिक प्लेस पे जुड़ेंगे वो एलोस्टेरिक मॉड्यूलेटर होते हैं। अब देखिए एक बात और, यहाँ से पूरी बातें आपको ध्यान से समझनी है। मैं आपको एलोस्टेरिक एंजाइम मैंने बताया और इसी के आगे मैंने आपको बता दिया एक और टर्म, यानी एलोस्टेरिक मॉड्यूलेटर। ठीक है, ये इन स्थानों पे जुड़ते हैं, ये तो आपको पता लग गया। अब ये भी क्या होते हैं, दो टाइप के हो सकते हैं, दो टाइप के। कुछ एलोस्टेरिक मॉड्यूलेटर ऐसे होंगे जो कि, जैसे कि यहाँ पे मैंने फिर से एक चित्र बना रहा हूँ मैं इस टाइप का, ठीक है। कुछ ऐसे हो सकते हैं कि जो यहाँ पे आके जुड़े, एलोस्टेरिक प्लेस में आके जुड़े और उन्होंने क्या किया, एंजाइम क्रिया को बढ़ा दिया, एंजाइम क्रिया को क्या कर दिया, बढ़ा दिया, धनात्मक प्रभाव डाला। और कुछ ऐसे हो सकते हैं यहाँ पे जुड़े और उन्होंने एंजाइम क्रिया को क्या कर दिया, घटा दिया। यानी दो टाइप के हो सकते हैं। कुछ क्या होंगे, एक तो ऐसे होंगे जो एंजाइम क्रिया की दर को बढ़ाते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे होंगे जो यहाँ पे जुड़ेंगे और एंजाइम क्रिया की दर को बढ़ाएंगे। इनको हम कहते हैं उत्तेजक। क्या कहते हैं, उत्तेजक। इन्हें क्या कहते हैं, उत्तेजक कहते हैं। ठीक है, उत्तेजक, या फिर इंग्लिश में क्या कहेंगे इन्हें, एलोस्टेरिक एक्टिवेटर्स। ठीक है, एक्टिवेटर्स। यानी अगर वो बोले एलोस्टेरिक एक्टिवेटर्स क्या होते हैं, ऐसे एलोस्टेरिक मॉड्यूलेटर्स जो कि क्या करते हैं, एलोस्टेरिक प्लेस पे जुड़ के एंजाइम क्रिया की दर को बढ़ा देते हैं, तो उन्हें तो कहते हैं एलोस्टेरिक एक्टिवेटर्स। और दूसरे ये होंगे जो क्या करेंगे, एंजाइम क्रिया की दर को कम कर देते हैं, ठीक है। इनको क्या कहेंगे, इनको कहेंगे एलोस्टेरिक संदमक। इनको क्या कहेंगे, एलोस्टेरिक संदमक। जैसे पिछले एग्जाम्पल में जब मैंने संदमन बताया तो वहाँ पे मैंने बताया था जो वहाँ पे जुड़ रहे हैं उन्हें क्या कहेंगे, क्योंकि वो धीमा करने का काम कर रहे थे इसलिए वो क्या थे, वहाँ पे एलोस्टेरिक संदमक थे। क्या थे, एलोस्टेरिक संदमक थे। देखिए अब पूरी बात जो मैंने आपको बताई, मैंने सबसे पहले आपको बताया कि एलोस्टेरिक एंजाइम्स वो एंजाइम होते हैं जिनमें कि एक्टिव साइट यानी सक्रिय स्थल के अलावा एलोस्टेरिक स्थल भी पाए जाते हैं। दूसरी बात मैंने आपको बताई कि एलोस्टेरिक स्थलों पे जुड़ने वाले जो यौगिक होते हैं उन्हें एलोस्टेरिक मॉड्यूलेटर्स कहते हैं। तीसरी बात मैंने बताई कि एलोस्टेरिक मॉड्यूलेटर्स दो टाइप के हो सकते हैं, एक ऐसे जो कि एलोस्टेरिक प्लेस पे जुड़े और उन्होंने एंजाइम क्रिया की दर को बढ़ा दिया, इन्हें उत्तेजक कहेंगे या एलोस्टेरिक एक्टिवेटर्स कहेंगे। और दूसरे टाइप के ऐसे जो कि एलोस्टेरिक प्लेस पे जुड़े और उन्होंने एंजाइम क्रिया की दर को कम कर दिया, इन्हें एलोस्टेरिक संदमक कहते हैं। तो ये एलोस्टेरिक जो एंजाइम है ये आपको क्या आ गया होगा, समझ में आ गया होगा कि एलोस्टेरिक एंजाइम क्या होता है। इसके विषय में आप समझ गए होंगे कि ये क्या होता है और कितने टाइप का होता है, ये भी मैंने आपको बता दिया। अब देखिए एक और चीज़ बता रहा हूँ मैं एंजाइम के संबंध में। एलोस्टेरिक एंजाइम तो आप समझ गए, एलोस्टेरिक प्लेस भी आप समझ गए, ठीक है। अब इससे आगे एक और चीज़ को देखिए, इतना आपको समझते हुए चलना है और सब चीज़ पढ़नी है इसके विषय में, क्योंकि अब एंजाइम के विषय में आज मैं बताऊंगा, कल थोड़ा सा जो ताला चाबी सिद्धांत है, एक दो चीज़ें वो बताऊंगा। कल ही जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें क्या हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट वाला टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा। फिर हमारा ये प्रोटीन एंजाइम वाला चैप्टर क्या हो गया, पूरा हो गया। और फिर हम उसी से जैव अणु में दूसरे जैव अणु की बात करने लग जाएंगे, कार्बोहाइड्रेट की। एंजाइम के बारे में सारी चीज़ें याद रखेंगे, बाद में ऑब्जेक्टिव टिक करने की कोशिश करेंगे, तो ज़्यादातर चीज़ें हमें जब पता होंगी तो हम बातों को समझ पाएंगे। अब एक नई और चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको हेडिंग बना के लिखना है, एंजाइम में ही आइसोजाइम्स, या इन्हें कहते हैं आइसो एंजाइम्स। आइसोजाइम्स
या आइसो एंजाइम्स। तो आपसे पूछ सकता है कि आइसोजाइम्स या आइसो एंजाइम्स क्या होते हैं। मैं इनको एक रिएक्शन से बता रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ, ध्यान से आपको समझना है। एक अभिक्रिया मैं आपको बता रहा हूँ जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि आइसोजाइम या आइसो एंजाइम क्या होते हैं। आइसो मतलब वैसे सम होता है, एक जैसा होता है। एक अभिक्रिया होती है ग्लाइकोलाइसिस में, हम इसे पढ़ेंगे कि एक अभिक्रिया में क्या होता है, हमारे शरीर के भीतर ही अभिक्रिया होती है जिसमें कि क्या होता है, ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज परिवर्तित होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। किसमें? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। ध्यान से देखना है आपको। एक अभिक्रिया होती है, उसकी अभी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, लेकिन एक रिएक्शन होती है हमारी बॉडी में भी होती है जिसमें ग्लूकोज किस में बदल जाता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में बदल जाता है। और इस अभिक्रिया में क्योंकि ये अभिकारक बदल रहा है प्रोडक्ट में, ये अभिकारक हो गया, ये प्रोडक्ट हो गया, इसमें कुछ सहायक क्या होते हैं, एंजाइम, जो क्या करेंगे, उत्प्रेरण का काम करेंगे। वो कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है हेक्सोकाइनेस, ये करता है उत्प्रेरण का काम, हेक्सोकाइनेस होता है, ठीक हो गया, हेक्सोकाइनेस। और दूसरा जो होता है वो होता है ग्लूकोकाइनेस। ग्लूकोकाइनेस, क्या क्या लिखे मैंने, हेक्सोकाइनेस और ग्लूकोकाइनेस, हेक्सोकाइनेस ग्लूकोकाइनेस, ये दोनों काम कर रहे हैं। अब यहां से देखिए आप, हेक्सोकाइनेस जो है ये एक अलग एंजाइम है, ग्लूकोकाइनेस जो है ये एक अलग एंजाइम है। हेक्सोकाइनेस अलग है, ग्लूकोकाइनेस एक अलग एंजाइम है, लेकिन दोनों एक ही अभिक्रिया में एक ही जैसे उत्प्रेरण का काम कर रहे हैं। काम तो दोनों के एक ही है, यानी ग्लूकोज को बदल रहे किसमें, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। एंजाइम दोनों अलग अलग हैं, लेकिन एक ही अभिक्रिया में एक ही प्रकार के उत्प्रेरण का काम कर रहे हैं। कौन कौन? हेक्सोकाइनेस और ग्लूकोकाइनेस। तो ये हेक्सोकाइनेस और ग्लूकोकाइनेस आपस में क्या कहलाएंगे, आइसोजाइम्स। क्या कहलाएंगे? आइसोजाइम्स या आइसोएंजाइम्स। यानी आइसोजाइम्स क्या हो गए, तो इसके बारे में हम लिख सकते हैं यहाँ पे, ऐसे विषम या भिन्न एंजाइम, ऐसे विषम, क्योंकि थे तो अलग अलग, या फिर क्या लिख दो, भिन्न एंजाइम, ऐसे विषम या भिन्न एंजाइम जो समान अभिक्रिया का उत्प्रेरण करते हैं, क्या कहलाते हैं, आइसोजाइम्स कहलाते हैं, आइसोजाइम्स कहलाते हैं। तो आइसोजाइम्स बिल्कुल क्लियर हो गया होगा आपका। आइसोजाइम्स क्या है, जो कि भिन्न प्रकार के एंजाइम है लेकिन एक ही अभिक्रिया का क्या करते हैं, उत्प्रेरण। जैसे हेक्सोकाइनेस और ग्लूकोकाइनेस दोनों क्या करते हैं, ग्लूकोज को बदलते हैं किसमें, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। ठीक है, तो ये बात भी आपको समझ में आ गई। इससे पहले मैंने आपको बताया, ये मैंने बताया आइसोजाइम, इससे पहले क्या बताया, एलोस्टेरिक एंजाइम। एलोस्टेरिक एंजाइम भी समझ में आ गया और आइसोजाइम भी आपको समझ में आ गया होगा। एक तीसरी चीज़ भी मैं आपको बता रहा हूँ, बड़ा सिंपल है, वो भी देखना आपको। ये भी समझ गए ना आप। कभी कभी क्या होता है कि वो आपसे बोलेगा आइसोजाइम क्या होते हैं और 4 ऑप्शन बने होंगे, तो आपने पढ़ा होगा तो बिल्कुल ही छांट लोगे, आप समझ जाओगे आप आइसोजाइम क्या होते हैं, जो एक ही प्रकार का अभिक्रिया का उत्प्रेरण करते हैं। वरना वो क्या हो जाएगा, कठिन, और ऑब्जेक्टिव में रटे नहीं जाते। ठीक है, ऑब्जेक्टिव लास्ट में रट सकते हो, जब आपने चैप्टर पढ़े हो तब तक ऑब्जेक्टिव पढ़ के कन्फ्यूजन ज़्यादा होगा, याद कम होगा। ठीक है, एक अगली हेडिंग आपको बनानी है एबजाइम्स, ABZMES। ठीक है, एबजाइम्स, एबजाइम्स, AB लिखा है मैंने, एबजाइम्स। देखो एबजाइम्स क्या होते हैं। एंजाइम मैंने बताया रासायनिक दृष्टि से प्रोटीन है। मैंने आपको ऐसी भी बात बताई थी कि प्रोटीन जो होते हैं वो प्रतिरक्षा तंत्र में भी भाग लेते हैं, और हमारे जो प्रतिरक्षा में काम आने वाले प्रोटीन है उनके लिए हम क्या कहते हैं, एंटीबॉडी कहते हैं। क्या कहते हैं, एंटीबॉडीज कहते हैं, एंटीबॉडीज कहते हैं। मानव रोग में पढ़ेंगे भी हम एंटीबॉडीज का, इनको एंटीबॉडीज बोलते हैं, या फिर इन्हें क्या कहते हैं, क्योंकि ये इम्यूनो सिस्टम को मजबूत करते हैं, इसलिए मैंने बताया था कि इसका जो एंटीबॉडीज है इनका दूसरा नाम क्या होता है, इम्यूनोग्लोबुलिन्स। इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी इन्हें कहते हैं, क्योंकि इम्यूनो सिस्टम को क्या करते हैं, मजबूत करते हैं। ठीक हो गया। अब मैं यहाँ पे एंटीबॉडी आपको क्यों बता रहा हूँ, एक चीज़ देखनी है आपको, ये हम पढ़ेंगे जब मानव रोग भी पढ़ेंगे। एक एंटीबॉडी होता है, क्योंकि विभिन्न प्रकार की एंटीबॉडी हम में होती है, उनमें से एक एंटीबॉडी होती है जिसको कहते हैं
एक एंटीबॉडी का नाम है मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। ये एक एंटीबॉडी है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। ये एक एंटीबॉडी है, बहुत सारी प्रकार की एंटीबॉडी होती है। एंटीबॉडी रासायनिक दृष्टि से प्रोटीन है जो प्रतिरक्षा तंत्र में क्या होते हैं, प्रतिरक्षा तंत्र को बनाते हैं, रोगों से लड़ने के विरुद्ध हमारी इम्यून सिस्टम को क्या करते हैं, मजबूत करते हैं। उनमें से एक एंटीबॉडी कौन है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है। और जो ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है, ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडी एज ए एंजाइम की तरह भी काम कर सकता है। कैसे? एंजाइम की तरह भी काम कर सकता है। और मोनोक्लोनल एंटीबॉडी जब एंजाइम की तरह काम करता है तब इसे कहते हैं एंजाइम्स। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी जो कि एक एंटीबॉडी है, जब ये एंजाइम की तरह काम करता है तब इसे एंजाइम्स कहते हैं। एंजाइम्स में इसका जाइम्स का मतलब तो एंजाइम है, और ए बी का मतलब क्या है, एंटीबॉडी है। बहुत सिंपल है। ए बी का मतलब है एंटीबॉडी और जाइम्स का मतलब है एंजाइम्स। यानी कि जब एंटीबॉडी कोई एंजाइम के रूप में काम करे तो तब उसे क्या कहेंगे, एंजाइम्स कहेंगे। और कौन सी एंटीबॉडी हो, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। कौन सी है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। ठीक हो गया? इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। जितनी बातें मैंने आपको बताई इनको आपको नोट करना है और इनको रिवीजन भी करते रहना है साथ साथ में। ठीक हो गया? बाकी जब ये पूरा हो जाएगा तो रिवीजन वाली क्लासेस चलेगी और रिवीजन क्लासेस के साथ साथ में उसके ऑब्जेक्टिव भी क्लियर करते हो जाएंगे। उसके बाद आपके ज़्यादातर क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, टॉपिक वाइज यानी कि यूनिट वाइज क्लियर हो जाएंगे। जैसे जेनेटिक्स बताऊंगा तो जेनेटिक्स में जितना पढ़ा है उसको शॉर्ट में, यानी कि अगर 1 घंटे का है तो वो 10 मिनट में, और ऐसे ऐसे करके 3-4 लेक्चर जो होंगे वो 15-20 मिनट में जो हो जाएगा। जब आपने पढ़ा होगा तो उसका रिवीजन प्लस उसके सामने मैं क्वेश्चन रखूंगा जेनेटिक्स से जुड़े हुए ऑब्जेक्टिव, उनको टिक करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल ये जानकारी इतनी हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियो में ठीक इससे आगे बढ़ूंगा मैं, और एंजाइम वाला चैप्टर जो होगा वो नेक्स्ट वीडियो में खत्म होने वाला है। और नेक्स्ट वीडियो में ही हम शुरू करने वाले हैं कार्बोहाइड्रेट को भी, जो कि दूसरे प्रकार का जैव अणु है। कार्बोहाइड्रेट पढ़ेंगे, लिपिड पढ़ेंगे, थोड़ा सा न्यूक्लिक अम्लों के विषय में बात करेंगे, और फिर हम यहाँ से अगले यूनिट पे चले जाएंगे। एक यूनिट क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है? तो इतनी जानकारी जो हो गई यहाँ तक की हो गई है, तो ये आपको एक बारी देख लेना है। इससे आगे की जानकारी हम करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।